नमस्कार दोस्तों। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि पाकिस्तान में एक 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अब बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं। यानी कि अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ कनकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का भी ऑफिस होल्ड करेंगे और इसके ज़रिए वह पाकिस्तान की अदर टू आर्म्ड फोर्सेस जिसमें एयर फोर्स और नेवी आती है, उसके ऊपर भी सुपीरियॉरिटी रखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जुडिशरी में भी एक मेजर चेंज किया गया है, जिसमें एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का गठन किया गया है, जिसके पास अब एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होगी कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स को सुनने की। और यही पावर जो पहले सुप्रीम कोर्ट के पास थी, अब सुप्रीम कोर्ट से छीन करके इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी गई है। यानी कि अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल सिविल और क्रिमिनल अपील्स को ही डिसाइड कर सकेगी और कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स केवल अब ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही देखेगी। इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जो जजेस हैं, उनकी नियुक्ति करेगा पाकिस्तान का प्रेसिडेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, जो कि दोनों ही लगभग अभी इस समय आर्मी के कंट्रोल में है। पाकिस्तान का जब से क्रिएशन हुआ 1947 में, उसके बाद से अगर हम देखें तो हमें मिलिट्री लीडरशिप का एक राइज देखने को मिलता है और वहीं जो सिविलियन लीडरशिप है उसका हमको एक डिक्लाइन देखने को मिलता है। इसका कारण पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन प्रोफेसर इश्तियाक अहमद बताते हैं कि पाकिस्तान के जो क्रिएटर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके पास पाकिस्तान को लेकर के कोई भी विजन नहीं था। उनकी केवल और केवल एक ही जिद थी कि उनको किसी भी तरीके से पाकिस्तान को बनाना है। पाकिस्तान बनने के बाद उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, सोसाइटल रिफॉर्म्स उनको किस तरीके के करने होंगे, उसके बारे में उन्होंने कभी कोई सीरियस थॉट नहीं किया था। उसके उलट अगर हम अपने भारत में देखें तो हमारे भारत में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई तो उसमें मोस्टली हमारे सभी नेशनल लीडर्स थे, फिर चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, जिनके पास एक क्लियर विजन था कि ना केवल हमको इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है, बल्कि आज़ादी के बाद इस मुल्क का सोसाइटल स्ट्रक्चर क्या होगा, हमें क्या-क्या रिफॉर्म्स करने हैं, डेमोक्रेसी को किस तरीके से एस्टेब्लिश करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप कैसा होगा, वो सारा विजन हमारे सामने क्लियर था। और हमारे फाउंडिंग फादर्स भारत के, फिर चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, उन्होंने इस देश को एक विजन दे करके गए और जिसकी वजह से आज तक हमारे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है और हमारे देश में आज तक डेमोक्रेसी कायम है और एक भी मिलिट्री कू नहीं हुआ। तो वहीं अगर हम पाकिस्तान में देखें तो वहां आज तक 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा चुका है और कई बार तो मिलिट्री कू हो चुका है। आज तक पाकिस्तान में लगभग डायरेक्टली 33 साल तक मिलिट्री ने रूल किया है और इनडायरेक्टली जब भी सिविलियन गवर्नमेंट रही है तो उसमें भी काफी ज्यादा पाकिस्तान की मिलिट्री का इन्फ्लुएंस रहा है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पहला मिलिट्री कू हुआ था 1958 में, जिसमें जनरल अयूब खान ने सत्ता हथिया ली थी और वो करीबन 11 साल तक पावर में रहे थे। इन्हीं के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान की 1965 में जंग हुई थी, जिसकी पीस ट्रीटी को साइन करने के लिए हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में गए थे, जहां पर उनका निधन हो गया था। उसके बाद आया जनरल याया खान, जिनके कार्यकाल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 1971 में जंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश को गवा बैठा और उसके बाद पाकिस्तान में कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए एक सिविलियन गवर्नमेंट आई, जिसको लीड किया उस वक्त के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जिनको फांसी पर चढ़ा करके 1977 में जनरल जियाउल हक ने सत्ता हत्या ली। आखिरी मिलिट्री टेक ओवर हुआ 1999 में, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को गिरा करके खुद सत्ता हत्या ली और 2008 में मुशर्रफ ने भी इस्तीफा दे दिया नेशन वाइड प्रोटेस्ट के चलते। और मुशर्रफ के जाने के बाद आज तक पाकिस्तान में कई बार सिविलियन गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई हैं, लेकिन उसमें से एक भी प्राइम मिनिस्टर आज तक अपना फुल टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया है। और इन सिविलियन गवर्नमेंट्स में भी हमें मिलिट्री का डायरेक्ट इंटरफेरेंस देखने को मिलता है कई मामलों में, और इसीलिए जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने हमेशा ये कोशिश करी है कि वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को नाराज ना करें। पाकिस्तान की राजनीति में आर्मी का इन्फ्लुएंस किस हद तक है उसको आप इस बात से समझिए कि जब 2018 में इमरान खान पावर में आए तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, उन्होंने इमरान खान को यह कहकर क्रिटिसाइज किया जनरलों के फेवरेट हैं, इसीलिए ये सत्ता में आ पाए हैं। और जब 2022 में इमरान खान को सत्ता से बाहर किया गया एक नो कॉन्फिडेंस वोट के चलते, तो उस वक्त इमरान खान ने भी इसका दोष आर्मी के मत्थे मढ़ा। इस वक्त के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने इस वक्त के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपॉइंट किया है। पाकिस्तानी आर्मी के बारे में दो बहुत ही फेमस कहावतें कही जाती हैं। पहली कि द प्राइम मिनिस्टर्स में कम एंड गो बट द एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, यानी कि प्रधानमंत्री तो आते जाते रहेंगे लेकिन आर्मी हमेशा वहीं की वहीं रहेगी। और दूसरी कहावत है कि नेवर वॉन अ वॉर एंड नेवर लॉस्ट एन इलेक्शन, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी ने ना तो आज तक कभी कोई जंग जीती है और ना ही आज तक कभी कोई चुनाव हारा है। पाकिस्तानी आर्मी की इमरान खान से इस हद तक नाराजगी बढ़ गई थी
कि क्योंकि इमरान खान एक बहुत ही बड़े पॉपुलर लीडर के रूप में उभर रहे थे और वो अमेरिका को भी चैलेंज कर रहे थे, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी को ये महसूस हुआ कि इस व्यक्ति को हमें सत्ता से बाहर निकालना है और इसीलिए एक नो कॉन्फिडेंस वोट के चलते उनको सत्ता से बाहर कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया कई सारे करप्शन के केसेस में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान की पार्टी है उसको भी चुनाव लड़ने से बैन कर दिया। और इसीलिए पीटीआई के जो मेंबर्स थे वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े और सबसे ज़्यादा सीट उन्होंने इस 2024 के इलेक्शंस में जीती। हालांकि वो इंडिपेंडेंटली लड़े थे, इसलिए वह सरकार फॉर्म नहीं कर सके और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक गठबंधन करके पाकिस्तान में सरकार बनाई। और इस गठबंधन के चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ और वहीं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने आसिफ अली जरदारी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति भी हैं। पाकिस्तान में इस समय जो पॉलिटिकल रिजीम चल रही है उसको कई लोग हाइब्रिड रिजीम भी बोलते हैं, यानी कि एक हाइब्रिड रूल चल रहा है पाकिस्तान में, जिसमें सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप दोनों ही कंटेंडर होती हैं पावर की, और जिसका थोड़ा सा पॉलिटिकल टिल्ट हमको देखने को मिलता है मिलिट्री के फेवर में। इस साल मई 2025 में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान के अंदर कई सारे आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया एयर स्ट्राइक करके, और पाकिस्तान के कई सारे एयरफोर्स स्टेशंस को भी नष्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इतनी बड़ी हार के बावजूद भी अपने आप को फील्ड मार्शल की रैंक पर प्रमोट कर लिया और अपने आप को एक 5 स्टार रैंकिंग ऑफिसर बना दिया। यानी कि हमें दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्मी हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैला करके अपनी पावर को कंसोलिडेट करती है। और ये जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, ये हर जगह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अकम्पनी करते हैं किसी भी फॉरेन टूर में, और किसी भी फॉरेन पॉलिटिकल लीडर के साथ हमेशा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचाते हैं। यह आपको दिखाता है कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल किस तरीके से पाकिस्तान की राजनीति को कंट्रोल करता है। और इसी तरीके से अपनी पावर्स को और बढ़ाते हुए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सरकार से अपने हक में 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पास करा लिया, जिसके जरिए अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, यानी कि वो पाकिस्तान की अदर 2 आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर भी सुपीरियरिटी रखेंगे। इस अमेंडमेंट से जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पावरफुल मैन बन गए हैं। इस अमेंडमेंट को पाकिस्तान के अपर हाउस सेनेट में 64-0 के वोट से पास किया गया, यानी कि इसके अगेंस्ट में एक भी वोट नहीं पड़ा। तो वहीं नेशनल असेंबली में 234 लॉ मेकर्स ने इसके हक में वोट किया और 4 लोगों ने इसका अपोजिशन किया। पीटीआई ने इस पूरी वोटिंग प्रोसेस का बॉयकॉट किया, ये कहते हुए कि ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पर एक अटैक है। और इस 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को तुरंत एक्ट बना दिया प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने साइन करके, जिसके जरिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 को रीराइट करके पाकिस्तान के अंदर एक नई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पोस्ट को बना दिया गया है। और पाकिस्तान में जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ऑफिस था उसको खत्म कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, इस 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रदान कर दी गई है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, यानी कि आसिम मुनीर के खिलाफ अब आजीवन कोई भी क्रिमिनल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता पाकिस्तान की किसी भी अदालत में। इस लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी का जो प्रोविजन है उसके अंदर पाकिस्तान का कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको 5 स्टार रैंक पर प्रमोट कर दिया गया है वो होल्ड करेगा प्रिविलेजेस और यूनिफॉर्म अपनी सारी जिंदगी, और उसको ऑफिस से हटाया जा सकता है केवल और केवल इंपीचमेंट जैसी प्रोसेस के अंडर, जो कि आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लेड डाउन है। पाकिस्तान के 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जुडिशरी में भी मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का गठन किया गया है, जिसको एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होगी कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस को सुनने की। और वही ये जो पावर पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास होती थी वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से छीन ली गई है। पाकिस्तान की जो पावरफुल लॉयर कम्युनिटी है उसने कई बार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज भी किया है, और इस अमेंडमेंट के जरिए एक वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट हमको देखने को मिलता है जुडिशरी के अंदर। और इसी के चलते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिजाइन कर दिया है। इस 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पाकिस्तान के अंदर जो हाइब्रिड मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि पहले से ही मिलिट्री के हक में थोड़ा सा झुका हुआ था, उसको और ज्यादा मिलिट्री के फेवर में झुका दिया गया है और मिलिट्री की ग्रिप को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है सरकार के ऊपर।
इस 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अगर कोई भी एक व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा फायदा होता है तो वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पाकिस्तान का जो पॉपुलर लीडर इस समय है वो है इमरान खान, जो कि इस समय जेल में बंद है। इसलिए पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में कोई भी उम्मीद की किरण हमको नजर नहीं आती है आज के समय में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके व्यूज क्या हैं कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके का और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट पाने के लिए। धन्यवाद।